डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ग्लोबल पाठशाला पे पुनः बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले जो वीडियो मैंने बनाया था क्लास 6 की जियोग्राफी का जो ये सीरीज चल रहा है, और इसमें मैंने सेकंड वाले जो लेसन है इसका पहला वीडियो बना रखा हूँ मैं और अपलोड भी हो चुका है। सेकंड जो लेसन है ये है ग्लोब, और ग्लोब के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 2 पॉइंट्स का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहला है अक्षांश रेखाएं, और अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने पहले ही वीडियो में अपलोड कर रखा है, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। सबसे पहले जरूरी बात यह है कि ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का महत्व क्या है। क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं खींची गई हैं? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं खींची गई हैं। दरअसल ये जो अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं को ग्लोब पर खींचा गया है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व बस इतना सा है कि किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए, उस स्थान की दशा को जानने के लिए, उस स्थान पे कितना समय हो रहा है और कहाँ पर मैप में या ग्लोब पर कहाँ पर स्थित है, इसे जानने के लिए हम इन दोनों रेखाओं का प्रयोग करते हैं, अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का। तो आज हम मेनली बात करने वाले हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। और देशांतर रेखाओं का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये समय का निर्धारण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है। उन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। देशांतर रेखाओं का और समय के बीच क्या मतलब संबंध है, किस प्रकार से देशांतर रेखाओं से समय का पता चलता है, इस चीज को जानेंगे। उससे पहले हम जो है देशांतर रेखाओं के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। क्या होती है देशांतर रेखाएं, कैसी होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा था कि जब ग्लोब पर क्षैतिज रूप से जो रेखाएं खींची गई होती हैं, जो जैसे कि ग्लोब के एकदम बीचों बीच से क्षैतिज रूप से, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर या बोल सकते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं चारों तरफ, ये कहलाती हैं क्षैतिज रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, जिसके बारे में मैंने कल बताया था। आज बात कर रहे हैं हम देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं, जो ग्लोब में सदैव ऊपर की ओर जो होता है वो नॉर्थ पोल होता है, जिसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे जो होता है पोल उसे बोलते हैं साउथ पोल, जिसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो देशांतर रेखाएं जो होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई होती हैं। और ये पूरे पृथ्वी पर, मतलब अगर यहाँ से चल रही है अगर ये रेखा तो उत्तरी ध्रुव से चल रही है तो ऐसे दक्षिणी ध्रुव आएगी, फिर इसके पीछे से होते हुए फिर यहाँ पहुंच जाएगी। इस प्रकार से अगर देखा है तो इस प्रकार से टोटल जो होती है इसके चारों तरफ 360 रेखाएं जो है खींची गई हैं, 360 रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे कि एक बात हमने पढ़ा था कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं समांतर होती हैं। जैसे अगर विषुवत, ये जो विषुवत वृत्त है, इक्वेटर है, अगर इसी समांतर अक्षांश रेखा एक और होगा तो इसी समांतर, जैसे यहाँ खींचेंगे तो इनके बीच की दूरी सदैव हर एक जगह क्या होती है, एक बराबर होती है। लेकिन देशांतर रेखाओं में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसा कि समझ सकते हैं, ये सारी रेखाएं जाकर के ध्रुवों पर मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं या यहाँ नीचे आकर के मिलेंगी। तो ध्रुवों पर मिलेगी तो जैसे यहाँ पर जो इनका विषुवत वृत्त है, यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे वो ध्रुवों की ओर बढ़ेंगी, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़े चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़े, तो ध्रुवों की ओर बढ़ते समय इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, वह बिल्कुल जीरो हो जाता है, ध्रुव पर जाकर के जीरो हो जाता है। एक बात दिमाग में आना चाहिए, एक क्वेश्चन दिमाग में उठना चाहिए। तो चलिए ठीक है, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो देशांतर जो रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी, सबसे ज्यादा दूरी जो है विषुवत वृत्त पर होती है। तो विषुवत वृत्त पर इनके बीच की दूरी कितनी होती है? तो विषुवत वृत्त पर देशांतर रेखाओं के बीच, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होता है। 111.32 किलोमीटर विषुवत वृत्त पर इनके बीच की दूरी होता है। और जैसे जैसे ये उत्तरी ध्रुव की ओर या दक्षिणी ध्रुव की ओर जैसे जैसे बढ़ती हैं, इनके बीच की दूरी बिल्कुल जाकर के जीरो हो जाता है। अगली बात करते हैं। इसके अगली बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है, ऐसा इन छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में यही पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। जैसे कंपेयरिंग करते हैं फिर से हम अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो आपने पढ़ा था कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं उनका जो लंबाई होती है विषुवत वृत्त पर सबसे बड़ी होती है। अक्षांश रेखा विषुवत वृत्त पर सबसे लंबी होती है। जैसे जैसे वो विषुवत वृत्त के ही समांतर खींचते खींचते जैसे हम यहाँ पे पहुंचते हैं, क्या बोलते हैं कि ध्रुव के पास पहुंचते हैं, तो ध्रुव के पास जाते जाते उनकी जो लंबाई होती है वो लंबाई कम होती चली जाती है। लेकिन विषुवत जो हमारा ये देशांतर रेखा है, देशांतर रेखाओं में ऐसा कुछ भी बात नहीं है। देशांतर रेखाओं की लंबाई सदैव एक समान होती है। जैसे यहाँ से आप चलेंगे उत्तरी ध्रुव से, तो ऐसे खींचते हुए आएंगे दक्षिणी ध्रुव तक आएंगे, तो हर जगह इसकी दूरी जो होगी, इनके उत्तरी ध्रुव से जो दक्षिणी ध्रुव के जो बीच की दूरी होगी, ये हमेशा एक ही समान रहेगी।
तो ये तो हो गया आपको देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाओं ग्लोब पर किस तरह से खींची गई होती हैं। जैसा कि मैंने बताया, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली ये रेखाएं होती हैं और ये मुख्य रूप से समय को निर्धारण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। अगला मैंने बताया कि दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है, सबसे अधिक दूरी जो होती है वह होती है विषुवत वृत्त पर, और जैसे जैसे वह किसी भी ध्रुव की ओर बढ़ती है, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़े चाहे दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़े, इनके बीच की दूरी सदैव धीरे धीरे कम होती चली जाती है और ध्रुवों पर जाकर के जीरो हो जाती है। फिर उसके बाद हमने बात किया इसके लंबाइयों के बारे में। तो अक्षांश रेखाएं जो अक्षांश से हमने तुलना करके बताया, क्योंकि जब किसी चीज को हम तुलना करके पढ़ते हैं तो चीजें और अच्छे से समझ में आती, कंठस्थ हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर अक्षांश रेखाओं के बारे में बात किया जाए तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाइयां होती हैं एक समान नहीं होती सारी रेखाओं की लंबाई, लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाइयां जो होती हैं प्रत्येक जो देशांतर रेखा होती है सारे देशांतर रेखाओं की लंबाइयां एक समान होती हैं। और ये जो है पृथ्वी पर चारों तरफ खींची गई है, ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाते हुए, और टोटल इनकी जो संख्या 360 है। अब चलिए, अब ये तो बातें हो गई। ये हो गया देशांतर रेखा क्या होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, जैसा कि मैंने बताया 111.32 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के गति की बात करें, गति की दिशा क्या होती है, तो पृथ्वी जो है सदैव गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। और पश्चिम से पूर्व की ओर गति करने के कारण ही आप देखेंगे किसी स्थान पर किसी देश में कोई और समय पता चलता है और किसी देश में समय का कुछ और होता है। जैसे कि जैसे ही आप पूर्व के देशों की ओर जाएंगे तो पूर्व के देशों की ओर की जो घड़ियां होती हैं वो ज्यादा समय बताती हैं, जबकि पश्चिम देश की ओर जो है, पश्चिम दिशा में जो भी है घड़ियां, वो जो होती हैं वो समय कम बताती है इसकी अपेक्षा। अभी इसके बारे में हम अभी आगे वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं देशांतर और समय के बारे में। देशांतर रेखाओं और समय रेखाओं के बीच क्या संबंध है, किस प्रकार से देशांतर रेखाएं जो होती हैं किसी समय का निर्धारण करती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम पृथ्वी पर अगर ध्रुव के चारों ओर अगर घुमा जाए, अगर ध्रुव के चारों ओर घुमा जाए तो ध्रुव सपोज दैट मान लीजिए एक बिंदु है, अगर किसी बिंदु के चारों ओर अगर हम घूमते हैं तो एक बिंदु के चारों ओर जब हम घूमेंगे तो टोटल जो डिग्री बनता है 360 डिग्री बनता है। अंडरस्टैंड, टोटल 360 डिग्री बनता है। ये बात आपको याद रखना है। सोचिए, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी जो होती है एक दिन में अपना पूरा चक्कर लगा लेती है। ऐसा क्यों? अपनी धुरी पर, सूर्य की पूरा चक्कर नहीं, सूर्य का तो पूरा चक्कर लगाने में इसको 365 दिन होते हैं, लगते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में जो है 24 आवर लेती है, 24 घंटे लेती है। अंडरस्टैंड है? अब देखिए टोटल कितना डिग्री घूमती है ये एक दिन में, 360 डिग्री। कितने घंटे में घूमती है, तो 24 घंटे में। तो अगर हम ये पता करें कि एक घंटे में कितने डिग्री घूमेगी, एक घंटे में, तो 360 डिग्री में हम 24 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। कैसे? अरे भाई, जैसे अगर कह दिया जाए कि यदि 5 रुपए में 20 कलम मिलता है, यदि 5 रुपए में, यदि 5 रुपए में 20 कलम मिलते हैं, तो बताइए कि 1 रुपए में कितने कलम मिलेंगे। तो आप 20 में 5 से भाग देते हैं तो पता चलता है 4 कलम मिलते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर जो पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो एक घंटे में कितने डिग्री घूमेगी, तो 360 में आप 24 से भाग देंगे। तो जब 360 में जब 24 से भाग देंगे तो ये जो है 24 हो जाए 24, और फिर 24 हो जाए 24, तो इसमें से आप जो 24 जब इसको निकाल लेंगे तो बचेगा 112, और ये तो 120 हो जाएगा, और 24 5 जा 120, अर्थात एक घंटे में 1 आवर में अर्थ जो होता है 15 डिग्री टर्न करता है। एक घंटे में 15 डिग्री टर्न करता है। ठीक, चलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पर आधारित है हम जो आगे समझाने वाले हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो एक घंटे में 15 डिग्री घूमता है। अगली बात, अब अगर हम ये बात करें तो मिनट में अगर इसको बदला जाए तो इसका मतलब ये होगा कि 60 मिनट में, 60 अगर घंटे मिनट है तो 60 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। ओके, तो फिर अब हम बदलना चाहें, अगर 15 डिग्री घूमने के लिए ये 60 मिनट लेती है, कितना मिनट, 60 मिनट लेती है, तो एक डिग्री घूमने के लिए कितना मिनट लेगी, तो 60 में 15 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो 15 हो जा 15 4 जा 60, अर्थात एक डिग्री घूमने में ये 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है, एक डिग्री घूमने में कितने समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। चलिए यहां पर एक डिग्री मतलब अगर कोई स्थान, जैसे मान लीजिए कि
अगर एक स्थान यहाँ पर है और एक स्थान यहाँ पर है, अगर ये जो स्थान है ग्लोब पर, ये स्थान जो है 15 डिग्री पर स्थित है, ठीक है, और ये स्थान जो है आपका मान लीजिए 20 डिग्री पर स्थित है, ठीक, ओके। अब मान लीजिए यहां से यहां तक जाने में इसको कितना डिग्री घूमना पड़ रहा है, तो 5 डिग्री घूमना पड़ रहा है। कितना डिग्री? 5 डिग्री। अब 5 डिग्री घूमना पड़ रहा है तो इसे कितना टाइम लगेगा 5 डिग्री घूमने में? तो 5 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? तो आपने देखा 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट ले रहा है? 4 मिनट। तो 5 डिग्री घूमने में 5 में 4 से गुणा कर दीजिए, कितना मिनट लगेगा? 20 मिनट। अर्थात इस स्थान से इस स्थान की दूरी में जो घड़ी के जो समय जो होगा डिफरेंट जो होगा वह 20 मिनट का जो है डिफरेंट होगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, ये बातें आपने समझा क्या? फिर से मैं बता दे रहा हूं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों तरफ अपने घूमती है, कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। ओके, अंडरस्टैंड? दूसरी बात है 360 डिग्री घूमने में समय कितना लेती है? तो 24 आवर, 24 घंटा। अब हम बताएं 1 घंटा में कितने डिग्री घूमती है? तो 360 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में, तो 360 में 24 से भाग देंगे, आएगा 1 घंटे में 15 डिग्री। ठीक, अब हम इसको 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है, तो अगर हम इसको मिनट में बदलना चाहें कि फिर से, तो मिनट में अगर इसे बदलना है तो इसका मतलब 60 मिनट में वो 15 डिग्री घूमती है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा उसको? तो 1 डिग्री में घूमने में तो 15 से आप 60 में भाग दे दीजिए, तो 15 से आप 60 में भाग दे देंगे तो 4 मिनट घटेगा, तो इसका मतलब 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट का समय लगता है। ओके, चलिए, ये तो आपने समझा इसके डिग्री के बारे में। डिग्री का जो देशांतर रेखाएं जो खींची गई होती है, जो डिग्री खींची गई होती है, उसमें हम समय की गणना कैसे करते हैं। अब आते हैं हम जरा अपने भारत पर। भारत में आए तो भारत में जो है देखा जाए, भारत का जो देशांतरी विस्तार के आधार पर देखा जाए तो भारत में जो सबसे पश्चिमी जो छोर है, भारत का सबसे पश्चिमी छोर, वह 63 डिग्री पूर्व पर स्थित है। ठीक, और सबसे जो पूर्वी छोर है वह जो है 97 डिग्री पूर्व में स्थित है। और जो हमारे देश की मानक याम्योत्तर जो लाइन खींची गई है वो जो है कितने पर है? 82 सही 1/2 डिग्री पर पूरे पर खींची गई है। अब देखिए, ये तो इतना आप नॉलेज रखिएगा, अंडरस्टैंड है। अब आते हैं हम अपने पहले पूरे विश्व की बात कर लेते हैं, तब हम बात करते हैं भारत में, भारत याम्योत्तर की बात करते हैं। जरा सोचिए, इस प्रकार से यदि देखा जाए तो एक घड़ी, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर हिंदुस्तान में है और कोई लंदन में है, तो लंदन और हिंदुस्तान, भारत, लंदन और भारत के समय को देखा जाए तो काफी डिफरेंट पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो जगह है, दोनों जगह काफी दूरी पर स्थित है, एक दूसरे के बीच काफी दूरी और काफी मतलब इनके जो जिस देशांतर पर ये स्थित होंगे स्थान, उन देशांतरों के बीच भी काफी डिफरेंट होगा। इसलिए आप जैसे कि जानते हैं, यहां से आपने समझा कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट समय का अंतर पड़ता है। प्रत्येक 1 डिग्री को घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लेती है। इस प्रकार से काफी ज्यादा समय का अंतर होता होगा। इस प्रकार से सारे जो विश्व की जो घड़ियां हैं वो अलग अलग समय को बताएंगी। तो फिर हाँ, सही बात है, अलग अलग समय को बताएंगी। लेकिन ये कैसे होता है? तो फिर देखिए, विश्व के घड़ी को निर्धारित करने के लिए क्या किया गया है? तो विश्व की घड़ी को निर्धारित करने के लिए एक जो है लाइन खींचा गया है, एक जो है काल्पनिक लाइन के रूप में खींचा गया है, जिसे कहा जाता है प्रमुख याम्योत्तर। जो होता है वो प्रमुख याम्योत्तर होता है, और वो कितने डिग्री पर होता है? वहीं से डिग्री की हमारी शुरुआत होती है, वो होता है 0 डिग्री पर। प्रमुख जो याम्योत्तर होता है वो होता है 0 डिग्री पर। मतलब ये जो प्रमुख जो याम्योत्तर है, ये पूरे विश्व को, पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है। अब यहां समझिए, सपोज दैट यहां पर हमने ग्लोब पर, हमने पूरे विश्व को ग्लोब पर दर्शाया है। अब उस चीज को हम क्या करते हैं? एक प्लेन कागज पर दर्शा देते हैं। जब प्लेन कागज पर दर्शाते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा, हमारा इसमें पूरा विश्व है और ये यहाँ ये जो है हमारा मानक याम्योत्तर है, जिसे बोलते हैं हम जीएमटी भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं। यहीं से विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक, वैसे देखा जाए तो अलग अलग देशों की घड़ियां अलग अलग होती हैं, लेकिन जब आप, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, अगर आप वर्ल्ड टाइम को आप देखेंगे तो सारे जगह आपका वर्ल्ड टाइम एक ही बताएगा, और वो निर्धारण जो होता है जीएमटी के अकॉर्डिंग होता है। ओके, चलिए, अब ये ग्रीनविच जो टाइम है, जीएमटी जो है, ये कहां से होकर गुजरती है? तो ये जो है ये ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। लंदन में एक शहर है जिस शहर का नाम है ग्रीनविच, और वही ग्रीनविच पर एक वेधशाला जिसका नाम है रॉयल लैब। ठीक है, ये वेधशाला, इसी वेधशाला से होकर के, बीच से होकर के, ये ग्रीनविच शहर के इस वेधशाला से होकर के ये प्रमुख याम्योत्तर जो होती है होकर के गुजरती है, और वहीं से विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। ओके, ये तो बात आप समझे।
और ये भी आपने समझा कि पूरे विश्व मानचित्र को ये क्या करता है, जो ग्रीन प्रमुख यामी-उत्तर है, ये पूरे विश्व को दो भागों में बांट देता है। एक होता है पूर्वी गोलार्ध और एक होता है पश्चिमी गोलार्ध। आपने देखा था जब अक्षांश रेखाओं को आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि सबसे बीच वाली जो अक्षांश रेखाएं होती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच में, वो होती है विषुवत वृत्त होती है। तो उसके ऊपर उत्तरी ध्रुव की ओर उत्तरी गोलार्ध कहा जा रहा था, उसके नीचे दक्षिणी ध्रुव की ओर दक्षिण गोलार्ध कहा जा रहा था। वैसे अगर इसको भी देखा तो यहाँ भी जो जीएमटी जो है, या बोल सकते हैं आप प्रमुख यामी-उत्तर जो है, ये जो है ये भी पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। एक वो तो बांटता था उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ हो जाएगा हमारा पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये है हमारा पूर्वी गोलार्ध और ये है हमारा पश्चिमी गोलार्ध। अब जैसे जैसे जीएमटी इधर जाएंगे, जैसे जैसे हम जीएमटी, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 30 डिग्री पर है, ओके, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री पर लाइन है, अंडरस्टैंड। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 30 डिग्री पर है, 30 डिग्री लाइन पर है, अगर यहाँ पर कोई जगह स्थित है, ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर नाम दे दीजिए क जगह स्थित है, तो 30 डिग्री पर है, तो यहाँ पर टाइम कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ पर जो टाइम होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 12 बज रहा है, कितना बज रहा है 12, तो जब हम इधर जाएंगे, जब हम इधर यहाँ की टाइम को हम पता करेंगे, तो यहाँ पर जो टाइम बज रहा होगा, कितना बज रहा होगा, तो आप देखिए कितनी डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है, 30 डिग्री, और 1 डिग्री पर कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। तो 4 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितने मिनट में बदल जाएगा, तो 4 शून्य 4 3 12, 120 मिनट। कितना मिनट हुआ, 120 मिनट। अब 120 मिनट मतलब 2 घंटा। इसका मतलब यहाँ से जो हमारा ये प्रमुख यामी-उत्तर है, प्रमुख यामी-उत्तर से और यहाँ पर जो स्थान है, इसके बीच के जो दूरी, इसके बीच के जो समय में जो डिफरेंट होगा, वो 2 घंटे का डिफरेंट होगा। ठीक है, यहीं पर एक बात मैं आपको और समझाते चलूं। मैंने यहाँ पर बताया था कि पृथ्वी जो है घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। अब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर सन है, यहाँ पर हमारी सन है, ये पृथ्वी है अपनी, ठीक है, यहाँ सन है, तो जब ये ऐसे घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सबसे पहले पूर्व वाला स्थान आएगा ना, सबसे पहले अगर दोपहर होगा कहाँ होगा, पूर्व में होगा। और ये फिर ये सूर्य तो एक जगह पे स्थित है, पृथ्वी घूम रही है, चक्कर अपने अपने धुरी पर भी घूम रही है, तो ये यहाँ पर जो समय होगा, कुछ समय के बाद ये आगे बढ़ जाएगा, तो आगे बढ़ जाएगा तो फिर आगे जो इधर जो स्थान है, ये स्थान सूर्य के सीधे में पड़ेगा, तो यहाँ दोपहर होगा, दोपहर होगा यहाँ पे। अब इन दोनों में जब हम बताएं कि अगर इस स्थिति में कहाँ दोपहर सबसे पहले होगा, तो जो इधर स्थान होगा वो सबसे पहले वहां पे दोपहर होगी, इधर दोपहर क्या होगी बाद में। इसीलिए जो पूर्व की ओर होता है, जो पूर्वी गोलार्ध में होता है, वहां पर जो घड़ी का जो समय होता है वह आगे होता है, और किसकी अपेक्षा, पश्चिम गोलार्ध की अपेक्षा। क्योंकि जब पृथ्वी का जो घूमने का जो है, जो पृथ्वी जो गति करती है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, इसीलिए पूर्वी गोलार्ध में जो स्थित जो देश है, जो स्थान है, वहां के जो समय होता है वह समय हमेशा जो है आगे होता है और पश्चिम गोलार्ध का पीछे होता है। इसके पीछे मेन रीजन क्या बताया मैंने, जो पृथ्वी का जो घूमने का है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगली बात करते हैं, जो हमारा ये सबसे जो लास्ट वाला है, ये पूर्वी जो है सबसे, सॉरी ये पश्चिम जो है और ये जो है पूर्वी है, ये दोनों वास्तव में एक ही लाइन है, एक ही रेखा पर, ये एक ही रेखा है, बस इनको हमने अगर एक प्लेन पर दिखाना है तो हमने जब इसको खोला तो ये अलग लगा है, लेकिन जब फिर इसको हम जब जोड़ेंगे तो फिर से एक ही रेखा हो जाएंगे। और ये कितने डिग्री पर होते हैं, 180 डिग्री। कितना डिग्री, 180 डिग्री। समझ में आया, आप समझ भी सकते हैं। अब यहां से यहां तक 180 डिग्री इधर आएगा, 180 डिग्री इधर आएगा, फिर ये दोनों जाकर सट जाएंगे, तो फिर जब दोनों जाकर सटेंगे, जब एक में सटेंगे तो वही 180 डिग्री ये, 180 डिग्री ये और 180 डिग्री ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो पूरे हो जाते हैं 360 डिग्री। समझ में आया, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर जैसा भी होगा आप जरूर कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपको कितने चीजें कैसे समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था हमारा देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ। अगर कुछ छूटा रहेगा तो जब हम पूरे को एक ही में जब क्या बोलते हैं कि एक साथ जब पूरे को बनाएंगे, वीडियो को और शॉर्ट में जब बनाएंगे, तो उस समय मैं उन जो छूटी हुई चीजें उन सबको मैं मेंशन कर दूंगा। तो एक बार मैं दोहरा दूं इन चीजों के बारे में। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, और जो पृथ्वी के चारों तरफ खींची गई होती है, ये होती है देशांतर रेखाएं। अगली बात करें तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक समान नहीं होती है, कहीं पर सबसे सर्वाधिक होती है तो कहीं पर 0 हो जाती है। कहां पर सबसे अधिक होती है, तो जो विषुवत वृत्त होता है, विषुवत वृत्त पर इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, और जैसे जैसे वो ध्रुवों की ओर बढ़ती है उनके बीच की दूरी कम होती चली जाती है। अगर बात करें देशांतर रेखाओं पर जो विषुवत वृत्त होता है, विषुवत वृत्त पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक,
और ये जो देशांतर रेखाएं होती है इनकी लंबाइयां प्रत्येक जो विषुववृत्त होती है सबकी लंबाई एक समान होती है। अंडरस्टैंड। उसके बाद मैंने बताया था कि पृथ्वी की गति जो है किस दिशा किधर होती है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ये भी बताया मैंने कि पृथ्वी पूरा घूमने में 360 डिग्री, पृथ्वी पूरा चक्कर मारती है 360 डिग्री घूमती है, और उसको 360 डिग्री घूमने में उसको 24 घंटा लगते हैं। तो इसका मतलब 1 घंटा में कितना डिग्री घूमता है, तो 1 घंटा में वो 15 डिग्री घूमता है। तो कहने का मतलब 60 मिनट में 15 डिग्री घूमता है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगता है, तो 16 में 15 से डिवाइड किए तो आप 1 घंटे को घूमने, 1 डिग्री को घूमने में उसको 4 मिनट लगते हैं। तो इस प्रकार से हम समय का निर्धारण करते चले जाते हैं और अलग अलग स्थानों का अलग अलग समय हम ज्ञात कर सकते हैं। वहां पर वो किस, ये पहले हमको देखना होता है कि वो किस देशांतर पर स्थित है, उसके आधार पर हम जिस डिग्री पर होगा वो उतना में हम 4 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना जो हमारा जो प्रमुख याम्योत्तर है उसके और उस जो स्थान जो स्थित है जितने डिग्री पर उसके बीच की दूरी में, उसके बीच के समय में कितना समय का डिफरेंस पड़ता है। अगली बात, भारत में अगर बात करें तो भारत में भी एक मानक याम्योत्तर है। भारत का जो प्रमुख मानक याम्योत्तर है ये जो है भारत के जो नैनी है, नैनी से होकर के ये गुजरता है इलाहाबाद से। और इसके बाद इधर अगर हम बात करें तो भारत जो है सबसे जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग भारत जो है 97 डिग्री पूर्व पर है और देशांतर पर, और इधर सबसे पश्चिमी जो है 98 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो इस प्रकार से ये सब स्थितियां हो गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जैसा भी होगा आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।